बीच में विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यह विवाद इस कदर तक बढ़ गया है कि यह विवाद अब युद्ध के अंदर तब्दील हो चुका है। युद्ध के अंदर तब्दील हो गया है और इस युद्ध के अंदर अब हमले भी होना शुरू हो चुके हैं और इस हमले का आज दूसरा दिन है। और आखिरकार ये युद्ध प्रारंभ क्यों हुआ, प्रारंभ होने के पीछे की क्या बड़ी वजह है, इससे लेकर के आखिरकार इनका सपोर्ट कौन कर रहा है और कौन इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो के अंदर कर्नल देवानंद गुर्जर को बुलाया है। कर्नल साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो के अंदर। कर्नल साहब, अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल है और यह युद्ध अब इस कदर तक बढ़ गया है कि कीव के ऊपर यानी कि जो राजधानी है उसके ऊपर हमले लगातार देखने को मिले हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यूक्रेन और रूस की जो स्थिति है ये बहुत गंभीर है और इसके परिणाम आने वाले समय में विश्व के लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज स्थिति पैदा हुई है, हमें समझना पड़ेगा कि जब रशिया का विघटन होता है, यूएसएसआर का विघटन 1991 के अंदर, और वो निसंदेह अमेरिका और नाटो ने करवाया था, जिसके फलस्वरूप यूएसएसआर 15 विभिन्न देशों में बढ़ जाता है और वहीं पर ही यूएसए और नाटो थमते नहीं है साहब। उन्होंने उनके जो देश में जो विघटन होता है उनको नाटो में बुलाने की कोशिश जारी रहती है। कई देश जुड़ गए और जो सबसे बड़ा दूसरा जो स्टेट था यूएसएसआर का रशिया के बाद, वो था यूक्रेन। यूक्रेन के भी वो डोरे डालने लगे और उनको ये इस तरह करने लगे कि भाई आप भी नाटो में आ जाओ। और एक स्थिति ऐसी आई थी जब रूस भी नाटो में जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहता था रूस नाटो में मिले और उसने इस तरह ट्रीट किया कि रूस कभी नहीं ज्वाइन कर पाया, क्योंकि रूस के सामरिक इंटरेस्ट उस इलाके में है, गैस है, उनके फील्ड्स हैं, यूक्रेन से बहुत बड़ी सप्लाई है और हम सबको पता है कि यूक्रेन के साथ करीब 2000 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है रशिया का, जो बहुत बड़ा है साहब। और उस क्षेत्र को नाटो और अमेरिका उसमें आकर के अपनी सेनाएं लगाना चाहते थे, जो रूस ने बहुत साफ कहा। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है कि देखिए 2014 के अंदर, राधा 2008 में रूस ने अपना पूरा जो जॉर्जिया के मार्फत अपना पुराना जो यूएसएसआर के जो उसके मित्र थे उनको जोड़ना शुरू किया। 2014 में उसने अपना क्रीमिया को किया और उसके बाद जब उसी समय जो ईस्टर्न यूक्रेन के जो दो राज्य हैं जिनको रशिया ने आज इंडिपेंडेंट कंट्रीज घोषित कर दिया है, उन दोनों में भी उस समय रशियन समर्थक लोगों का कब्जा हो गया था और उस समय से आज तक उन्हीं का कब्जा है। ये दुनिया में बहुत कम लोगों को पता है। और इसको अब रूस ने जब अपनी सेना के अपना फैसला किया कि मुझे हमारे इलाके में हमारे जो सामरिक हित हैं उनकी रक्षा करनी है, तो पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं ये कार्रवाई चल रही थी और उसने 2 दिन पहले उनको मान्यता दे दी। और उसके बाद जब इस चीज़ पे मंथन होने लगा तो मैंने बहुत लोगों से बताया कि देखिए रूस का सामरिक हित इसमें है कि इन दोनों को कंट्री बनाए, क्योंकि ब्लैक सी को कंट्रोल करने के लिए और उसके लिए जो गैस के जो भंडार हैं और जो नॉर्थ पोल और आर्कटिक जो एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए रशिया को करना अनिवार्य था। अब अमेरिका क्या करता है साहब, इसमें अमेरिका यूक्रेन को उकसाने लग गया कि तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नाटो हम तुम्हारे साथ हैं। पर जब रशिया ने यह क्लियर कर दिया मेरे साथ में मेरे सामरिक हितों में कोई भी आएगा उसको माकूल जवाब दूंगा, और हम जैसा कह रहे थे अमेरिका ने तो कल अपनी हार मान ली। और अमेरिका तो साहब पुलकित जी ऐसा देश है जो अफगानिस्तान से छोड़ के भाग गया, इराक का उसने बट्टा बैठा दिया, और ये नाटो के जो देश है 2-4 यूके जर्मनी, ये तो उसके वो पैदल सेना है और इनको बीच में फंसा करके यूक्रेन की स्थिति खराब करने का दोष पूरा मैं अमेरिका पे देता हूं। और रही बात यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, जब उनको क्लियर लग गया कि भाई रशिया ने बोला है कि आपकी सेना को हटा दो, या तो आप में इतनी सैन्य ताकत है कि आप लड़के उनको हरा सकते हो, यूक्रेन की ताकत है ही नहीं, वो लड़ ही नहीं सकता। वो तो मैं रशिया के पुतिन साहब को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अभी तक इस तरह के युद्ध के अंदर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया कि यूक्रेन के जैसे भारतीय सेना ने 1971 के अंदर ढाका में जाकर के रातों रात हमने उनको सरेंडर करवाया। पर मुझे लगता है कि 12-13 घंटे की और आज की रात नहीं निकलने वाली है और कल सुबह तक वहां पर भी इनके या तो राष्ट्रपति वहां से भाग जाएंगे
पर मुझे लगता नहीं है। उनका इसमें बयान भी सामने आ चुका है और उन्होंने कहा है कि यह 3 दिन के अंदर हमको सरेंडर भी करना पड़ सकता है। और यह उनके लिए, यूक्रेन की जो राष्ट्रपति है, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि अगर आप 3 दिन यानी कि 72 घंटे समथिंग में आप पूरा का पूरा सरेंडर कर सकते हैं जो कीव के अंदर अभी हमले हुए हैं। लेकिन इसमें कर्नल साहब आपसे सवाल मेरा ये भी खड़ा हो रहा है कि जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया था, यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई के अंदर लगभग 800 जो ये रूसी सैनिक है उनको भी मार गिराया है, तो 7 एयरक्राफ्ट को भी मारा है और साथ ही 6 हेलीकॉप्टरों को भी तबाह किया है। तो देखा जाए तो बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है इसमें। नहीं, कोई चांस ही नहीं है पुलकित जी। मैं आपको बता दूं कि इनका रशिया सुपर पावर है साहब। रशिया अगर डिसाइड कर ले, पुतिन साहब डिसाइड कर ले कि यूक्रेन को 6 घंटे में धराशायी करना है, तो उनके पास वो साजो सामान है, उसको अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं है, उसको तहस नहस कर सकता है। पर मैं मानता हूं जिस प्रकार से पुतिन साहब ने ये कह रखा था कि मैं भाई आऊंगा और वहां पर हमारे देश के खिलाफ कोई भी सरकार काम करेगी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और ये 36 घंटे मैं मानता हूं ज्यादा है। जैसे मैंने कहा आज रात तक इनका फैसला हो जाना है। और मेरी पुतिन साहब से भी यही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि कोलैटरल डैमेज मतलब यानी कि सिविलियन का नुकसान और बाकी जो सैनिकों के अलावा जो नुकसान है कम से कम हो। पर जिस प्रकार से 36 घंटे में सरेंडर की बात कर रहा है, तो भाई साहब आपको अब सरेंडर कर देना चाहिए। 6 से 12 घंटे करके क्यों अपने सैनिकों को मरा रहे हो और क्यों अपने सिविलियंस का कोलैटरल डैमेज कर रहे हो। और जो अपने यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, आपका जाना तय है, आपका क्या भविष्य होगा वो तो मुझे नहीं पता है, पर आप ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के हित में है कि इसका जल्दी से जल्दी फैसला करते हुए आप अपनी सेनाओं को आदेश से रुक जाए। और रूस से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि पुतिन साहब जब एक बार ये सेना इनकी हट जाती है, किसी प्रकार का आप नागरिकों का नुकसान ना करें। कर्नल साहब, इसमें अभी यूक्रेन के अंदर भारत के भी कई वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उनको बाहर निकालने के लिए भारत की सरकार ने कदम भी उठाए थे और वहाँ पे भेजा भी था, लेकिन ये युद्ध को देख करके वह सभी वापस आ गए थे। अब देखा जाए तो अभी भी वह वहाँ पे फंसे हुए हैं और पुतिन जी से भी बात हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो आखिरकार ये बात के बाद में भी क्यों उनको वापस नहीं बुलाया जा रहा? देखिए साहब, ऐसा जैसा मैं अभी न्यूज में पढ़ रहा था, कई जगह मैंने सुना है कि भारत सरकार ने अपने स्टूडेंट्स को और अपने नागरिकों को आदेश दिए थे कि आप जगह छोड़ दो, आप चले जाओ। पर लेकिन उस समय वो सोच रहे थे भारत सरकार तो ऐसे ही मजाक कर रही है और उनको कोई लेना देना नहीं था उनकी वार्निंग से। तो अब जब वो फंस गए तो भारत सरकार क्या कर सकती है? मैं भारत सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी देखिए हमारे अधिकारी हैं, वो भी हमारे जैसे लोग, सामान्य नागरिक हैं भारत के, उनको भी चिंता है। उन्होंने अपने उस लड़ाई के माहौल में उन लोगों को बता रहे हैं कि आप आइए, सुरक्षित अभी भी हम निकालेंगे। और मैं जैसा मानता हूं ये जो युद्ध क्षेत्र होता है उसके अंदर हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री और जिस तरह के हमारे सरकारी तंत्र वहां पर लगा हुआ है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि अपनी जान का खतरा ना करते हुए वो हमारे इन स्टूडेंट्स को, हमारे नागरिकों को जहां जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मुझे नहीं लगता कोई खतरा होगा। और जैसे कहते हैं कोलेटरल डैमेज में अगर कोई आसपास चपेट में आ गया, दैट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, बट मैं मानता हूं उनकी पूरी देखभाल। बिल्कुल कर्नल साहब, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नाटो का भी हाथ हो सकता है इस लड़ाई के पीछे। देखा जाए तो नाटो के अंदर लगभग 30 इसमें देश शामिल होते हैं और उसमें जब इनकी सारी की सारी सेना, अगर किसी के ऊपर भी हमला किया जाता है तो ये सारी की सारी सेना मिलकर के उसका जवाब देती है और यूक्रेन भी उसी में शामिल होने वाला था। लेकिन 2008 से ये मुद्दा चला, तब तो रशिया के दबाव में रुक गया और अब यानी कि 2021 के लास्ट में, पिछले साल के अंत में दोबारा ये मुद्दा उठा और आज ये मुद्दा गर्मा चुका है। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कहीं ना कहीं उसका भी, नाटो का भी हाथ हो सकता है? मैं ये बताता हूँ, जैसे मैंने कहा आपको पहले, अमेरिका का पूरा हाथ है। अमेरिका के साथ साथ नाटो के लोग भी बेवकूफ बन गए। उन्होंने सोचा अमेरिका आएगा हमारे साथ लड़ाई लड़ेगा, रूस को हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह धराशायी कर देंगे। पर देखिए अब आज का रूस अलग है, सुपर पावर रूस है, उसके पास सारी टेक्नोलॉजी है और वो इस मामले पे, यूक्रेन और रूस के मामले पे उसके साथ उसके नागरिक हैं। आपको पता होगा कि जो ईस्टर्न यूक्रेन जहां पर ये दोनों गणराज्य बनाए हैं, वहां पर 80% रशियंस हैं, वहां रशियन की करेंसी चलती है, वहां रशियन भाषा है, उनका कल्चर है। और यूक्रेन और रशिया तो साहब सदियों तक एक साथ रहे हैं। अगर आज मैं कहूं कि भारत अगर पीओके लेने जाता है, तो अगर पीओके लेने में अगर कोई हमारा विरोध करता है तो वैसी स्थिति है। तो जो आप जो नाटो की बात कर रहे हो, नाटो तो खुद
अपने बचाव के लिए। और अब देखिए दूसरा यूरोप में क्या है कि यूरोप की करीब 30% जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो रशिया पूरी करता है साहब। वहां पर उनके बहुत सारे जो खाने की खाद्य पदार्थ है वो यूक्रेन से जाता है। तो वैसे वो लोग क्या सैंक्शन लगा सकते हैं। पर नाटो ने अमेरिका के चक्कर में आकर के रूस के साथ वो दादागिरी करने का प्रयास किया। और आप देखिए, मुझे समझ में नहीं आता यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन सी चर्चा कर रहे हैं। उनके पास अगर सड़कों पे देखो एक मोटरसाइकिल नजर नहीं आती है, एक साइकिल। उनके पास सब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े रईस लोग हैं, पर उनके पास लड़ने के लिए कोई नहीं था। तो ये सबको सबक लेना चाहिए, भारत को भी लेना चाहिए कि इतना हम जिसको कहते हैं विकास की दौर चले जाएं और अपनी सुरक्षा पे ध्यान न दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं ये जो यूक्रेन की गलतियां जो उन्होंने की है, नाटो और यूएसए दोनों बराबर के भागीदार हैं। अरे ये नाटो को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि या तो वो गैस चालू रखे या वो खाने का सामान यूक्रेन से लेते रहे। बंद करेंगे तो खुद भूखों मर जाएंगे। भाव इतने बढ़ जाएंगे दुनिया में गैस के, बिजली के, खाने के, कि वहां त्राहिमाम मच जाएगा, पूरा उनकी सरकारें गिर जाएगी। तो मैं मानता हूं जो पुतिन साहब ने जो सही समय चूज किया है वो सही दिशा में। आफ्टर ऑल क्यों नहीं करेगा, यूक्रेन उनका हिस्सा था 91 तक। अमेरिका ने साजिश रच के उस हिस्से को अलग किया। और आज अगर वहां के लोग, आपने देखा होगा जब हमला होता है वहां पर, तो लोग जश्न मना रहे थे, रशियन आर्मी को वेलकम कर रहे थे। तो मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन कर्नल साहब अभी देखा जाए तो लड़ाई तो रूस और इनके बीच में हो रही है और इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ रहा है। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि भारत के ऊपर इसका असर बिल्कुल इंटरनेशनल, आजकल क्या है कि पूरा एक वर्ड, एक विलेज की, ग्लोबल विलेज की तरह है। बिल्कुल, कहीं एक चीज होगी तो उसका असर दूसरी जगह पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स के अंदर तो जैसे कहते हैं हमारे ये शेयर मार्केट्स हैं, फाइनेंसेस हैं, बिल्कुल नीचे आएंगे। और तेल के अगर ज्यादा दिन युद्ध चलता है तो उसके भी भाव बढ़ेंगे। ये फर्क पड़ेगा, ये पूरी दुनिया में बराबर पड़ेगा। पर जो सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान की सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने इस समय पर किसी भी देश का साथ नहीं दिया। जो थोड़ा बहुत साथ दिया है अब्सटेन होकर के, वो रूस का दिया। रूस का बहुत अच्छा किया है। क्यों किया है रूस? देखिए, यूक्रेन हमारा भारत का दोस्त नहीं है। यूक्रेन ने कभी भी हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे मसले पर यूनाइटेड नेशन में हमारे देश का साथ नहीं दिया। हो सकता है दबाव में आजकल छोटा मोटा कर रहा हो, पर रूस वो देश है जिसने 47 में हमारा साथ दिया, जिसने हमारा 62 में हमारा साथ दिया, 71 के युद्ध में पाकिस्तान के हमारे उस बांग्लादेश की लड़ाई में साथ दिया, और उसके बाद देखिए 99 में कारगिल के युद्ध में हमारा साथ दिया। और आज भी जब जरूरत पड़ती है, और गोवा के जब हमने अनेक्स किया था, जब गोवा में 1961 के अंदर हमारी सेनाएं गई थी उस पर कब्जा करने के लिए, तब ये रूस ही था जिसने वीटो लगा करके हमारे साथ दुनिया के एक्शन को उसने डिफ्यूज किया था। तो रूस हमारे साथ सदैव खड़ा है। रही बात, अब इंटरनेशनल ऑर्डर बदल रहा है, अमेरिका के साथ भी हमारे रिश्ते हैं, अच्छी बात है। भारत सरकार ने बिल्कुल निष्पक्ष रहने के लिए, पर हम रूस की तरफ हमारा पल्ला भारी रहा है। ये एक बहुत अच्छा संकेत रहा है देश के लिए, और मैं मानता हूं ज्यादातर देशवासियों की भी ऐसी भावना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी देखा जाए तो कर्नल साहब, रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के अंदर हाल फिलहाल तो कहीं ना कहीं जनहानि वहां पे आम नागरिकों की हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर वहां पे भी प्रभाव पड़ रहा है। और भारत ने समर्थन किसी का नहीं कहा, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि रूस की तरफ अपना झुकाव ज्यादा है, क्योंकि रूस हमारा समर्थन भी करता आया है। तो फिलहाल आज तो ये दूसरा दिन है, और आज इस दूसरे दिन के अंदर क्या यूक्रेन सरेंडर करता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा, इसी पर ज्यादा जानकारी हम आप सभी को और अगली रिपोर्ट से जरूर देंगे। तो फिलहाल इस खास मुलाकात के अंदर तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।